नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है विक्रांत त्रिपाठी और मैं एक बार फिर से केयर कास्ट इंडिया और राणा हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक दिल की। अगर हम भारत की बात करें तो पिछले कुछ सालों में दिल की बीमारियों से मरने वालों की संख्या में 31% वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें पिछले दैनिक मामलों में तो रोज़ लगभग 25 लोग दिल की बीमारियों से अपनी जान गंवाते हैं। ऐसे ही ये दिल का जो रोग है वो सिर्फ शहर ही नहीं, गांवों में भी तेज़ी से पैर पसार रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पे इन्हीं के जांच के बारे में, एंजियोग्राफी के बारे में, एंजियोप्लास्टी के बारे में, दिल से जुड़ी तमाम छोटे छोटे बड़ी बड़ी बातों को लेकर के एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ। हम बात करेंगे आज के हमारे मेहमान राणा हॉस्पिटल के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष राघव जी से। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू। आप दिल के डॉक्टर हैं और दिल पे तो इतने सारे गाने बने हैं, दिल दा मामला है, दिलबर वगैरह वगैरह। एक दिन मैं सर एक सॉफ्टवेयर पे हार्ट सर्च कर रहा था और उसने हार्ट की तस्वीर वो फिल्म वाली भेजी थी, है ना। तो मैं क्या पता है सॉफ्टवेयर भी टोटल फिल्मी हो चुका है। आते हैं वास्तविक जीवन में, दिल का क्या रोल है सर एक स्वस्थ जीवन के लिए? दिल से इम्पोर्टेंट रोल बॉडी में हमको नहीं लगता किसी चीज़ का है जी। फ्रॉम द डे अ पर्सन इज बॉर्न टिल द डे अ पर्सन डाइज एक हार्ट ही ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है नॉन स्टॉप विदाउट टेकिंग अ रेस्ट। मतलब बीट कर रहा है। हाँ। और उसी के बीट की वजह से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन है। तो मतलब इससे इम्पोर्टेंट तो कुछ नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज द हार्ट, नो डाउट अबाउट दैट। एंड इसीलिए हार्ट की इलनेस भी ट्रीट करना इन अ टाइमली मैनर, डायग्नोज करना इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपका एक थोड़ा सा फेलियर टू डायग्नोज एंड टू गिव अ प्रॉपर ट्रीटमेंट इन अ टाइमली मैनर कैन मीन द लाइफ ऑफ अ पेशेंट। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। बट जैसे सर एक लोहा है अगर, तो उसके सड़ने की शुरुआत होती है जब उसमें जंग लगता है। वो धीरे से लगता है कि हमें कुछ तो भूरा भूरा सा लगा है और अब वो झड़ के गिर रहा है और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगा। अगर हम हार्ट के केस में बात करें तो क्या शुरुआत क्या हो सकती है? नहीं, एक्चुअली हार्ट में भी बहुत सारी अलग अलग टाइप की इलनेसेस हैं। हाँ। बट जो मोस्ट कॉमन इलनेस है हार्ट अटैक, उसी का बात करें तो उसमें पेशेंट का भी यही कहना होता है कि अचानक से ऐसा हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, अचानक से नहीं हो रहा। वो एक ट्रिगर पॉइंट आ रहा है जब हो रहा है। ये स्टार्ट तो बहुत पहले से हुआ। हार्ट की धमनियों में, नसों में धीरे धीरे बिल्डअप ऑफ प्लाक हो रहा है। वो इतना बिल्डअप हो जाता है, एक दिन वो प्लाक बर्स्ट कर जाता है तो सडन ब्लड सप्लाई रुक जाता है और वो एकदम से मैनिफेस्ट होता है। बट ये है बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस, ये हमको समझना होगा। एंड अगर इसको समझते हैं तभी हम इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हाँ। तो कैसे समझें सर? हाँ, इसको समझने के लिए एक्चुअली कभी कभी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। लाइक थोड़ा ज़्यादा चलने पे सांस फूल जाना, थोड़ा ज़्यादा चलने पे थकान महसूस होने लगना, ज़्यादा चलने पे पसीना बहुत ज़्यादा आना, ये सब एक इनिशियल सिम्टम्स हो सकते हैं। अदर देन दैट आप टेस्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैमिली हिस्ट्री होती है। सर्टेन जीन्स जो हैं उनकी वजह से कुछ लोग ज़्यादा प्रोन है हार्ट की इलनेस होने को। एंड कुछ लोग देखा होगा कि सिगरेट पीते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तब भी कुछ नहीं होता है, तब भी कुछ नहीं। तो थोड़ा रोल जेनेटिक्स का भी इसमें है ना। तो हम कुछ टेस्ट के द्वारा भी एक प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका रिस्क कितना है हार्ट की इलनेस होने का। लेकिन सर जैसे कि आपने 3 चीज़ मेंशन की और मेरी टीम यहाँ बैठी है। आपने एक बोला कि पसीना बहुत ज़्यादा आना चाहिए, ये हमारा डीओपी है, इसको पसीना बहुत आता है। ठीक है। पसीना इन जनरल जैसे रेस्ट पे भी कुछ लोग को ज़्यादा आता है, वो अलग हाइपरहाइड्रोसिस बीमारी होती है। हाँ। वो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के डिस्टर्बेंसेस की वजह से भी आ सकता है। हाँ। बट रेस्ट पे आपको उतना नहीं आ रहा, थोड़ा एक्सर्शन पे उतना नहीं आ रहा, पर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सर्ट करते हैं कि जीना चढ़ गए तेजी से आप थोड़ा, हाँ। या कुछ सामान लेके आप चल गए तो आपको पसीना पसीना हो गया, तो ये एक सिम्टम हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जिसको भी हो रहा है उसको है हार्ट की इलनेस, बट इट कैन बी अ सिम्टम ऑफ हार्ट इलनेस, जिसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार चेक ज़रूर हो जाना चाहिए। और सर अभी आपने कहा कि कुछ कदम चल लेते हैं तो सांस फूलने लगती है। अब मैं सर 10 कदम चलता हूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, मुझे लगता है मेरा वजन ज़्यादा है। ये भी एक रीज़न है। मसल की डीकंडीशनिंग होना, आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हमारी मसल्स आर डीकंडीशन, क्योंकि उतना एक्टिविटी नहीं करते हैं ना। तो दैट कुड बी अ रीज़न कि आपको थकान लग रही हो। अगेन एक्चुअली हर सिम्टम ना एकदम कोई 100% श्योर नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, बट दीज आर द सिम्टम्स विच शुड बी टैकल्ड। इनको अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो सर
जो हार्ट अटैक है वो कार्डियक अरेस्ट से अलग कैसे होता है? ये दो टर्म है, काफी लोग इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट दे आर डिफरेंट। हाँ, हार्ट अटैक का मतलब होता है हार्ट को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई लेके जा रहे हैं उसमें सडन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और हार्ट को ब्लड नहीं पहुंचता, जो मैनिफेस्ट करता है सीने में तेज दर्द होना या अचानक से सांस फूलना, घबराहट होना। कार्डियक अरेस्ट होता है जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो अचानक से या तो रुक जाए या इतना तेज हो जाए कि हार्ट का पंपिंग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मतलब जो कार्डियक अरेस्ट है वो एक इलेक्ट्रिकल फिनोमिनन है। दिल की धड़कन या तो बहुत धीमी हो गई या बहुत ही एक्सेसिव तेज हो गई, जिसके कारण से हार्ट की प्रॉपर फंक्शनिंग, बीटिंग इफेक्ट हो जाती है। अल्टीमेटली पेशेंट की जो डेथ होती है वो होती कार्डियक अरेस्ट से ही है। हार्ट अटैक भी पड़ेगा तो उससे होता क्या है, या तो धड़कन बहुत धीमी हो जाती है या बहुत तेज होकर पेशेंट की डेथ होती है। तो फाइनल चीज जो डेथ से पहले हो रही है वो कार्डियक अरेस्ट है, पर कार्डियक अरेस्ट बहुत कारण से हो सकती है, जिनमें से एक कारण हार्ट अटैक भी होता है। तो सर, अगर जो सीने का दर्द है, हमारी जो ऑडियंस है वो पूरी गांव वाली है जी, तो वो अजीब अजीब से सिम्टम्स बताते हैं, टपक रहा है, सुई जैसा चुभ रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर की भाषा में एक परिभाषा की बात करें, ऐसे कौन से दर्द हैं जो आप डिस्क्राइब करेंगे कि ऐसा दर्द है तो यू हैव टू कंसल्ट कार्डियोलॉजिस्ट? जो क्लासिक हार्ट अटैक का दर्द बताते हैं वो बताते हैं कि वो एक जगह पे नहीं होगा, वो पूरे सीने में होगा, डिफ्यूज होगा, भरा हुआ है ना, वो हाथों में भी जा सकता है। एक लोगों का है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड वाला दर्द हाथ का होता है, हार्ट का दर्द राइट हैंड में भी जा सकता है, हार्ट का दर्द आपके जॉ तक आ सकता है, नीचे पेट तक जा सकता है। ठीक है, एक डिफ्यूज होता है और ऐसा लगता है कि भारीपन है, किसी ने बहुत भारी पत्थर हमारे सीने पे रख दिया है। ठीक, ये दर्द जब आप चलेंगे या कुछ भी करेंगे तो और ज्यादा बढ़ने लगेगा, आप रुक के बैठ जाएंगे तो थोड़ा कम होने लगेगा। इस दर्द के साथ में एक इम्पेंडिंग डूम रहता है कि हमारी जैसे जान जाने वाली है, इतना भीषण दर्द होता है। ठीक है, साथ में पसीना आता है, सांस फूल रही होती है। ठीक, कुछ दर्द जो एक जगह पे होता है, लोकलाइज होता है कि सिर्फ यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये सब अनलाइकली है कि ये हार्ट की वजह से दर्द है, बशर्ते पर ये भी कोई 100% नहीं बताता। अगर आपको चेस्ट पेन परसिस्ट हो रहा है तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए एंड ईसीजी कम से कम जरूर होना चाहिए। 2-3 बार हम लोग बातों में टेस्ट की बात आ गई, जांच की बात आ गई, जो कॉमन जांच है 2-3 जो दिल की जांच के लिए होने चाहिए, आप अगर उन 2-3 जांचों को बताएं। तो कुछ टेस्ट हैं जिसको हम बोलेंगे कि प्रिवेंशन के लिए जरूरी है, और फिर कुछ टेस्ट हैं कि आपको दिक्कत हो रही है तो डायग्नोज करने के लिए जरूरी है। अब प्रिवेंशन के लिए जो हेल्दी लोगों में करना चाहिए उसमें होता है आपको अपना शुगर चेक कराना चाहिए, आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कराने चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल भी अब इतना ज्यादा रिफाइन हो चुका है कि कोलेस्ट्रॉल इज फर्दर डिवाइडेड कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये इंटरमीडिएट कोलेस्ट्रॉल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, उनके रेशियोज भी निकल के आने लगे हैं कि एपोबी कितना है। कुछ ऐसे कोलेस्ट्रॉल्स के रेशियो भी आ गए हैं जो आपका लाइफ टाइम रिस्क प्रेडिक्ट करते हैं, उसको बस लाइफ में आपको एक बार करा लीजिए, वो फिक्स है आपके लिए। जैसे लाइपोप्रोटीन ए है, ये अगर लेवल बढ़ा हुआ है इसका तो आपको रिस्क है, और अगर इसका लेवल कम है तो आपका रिस्क कम है फॉर डेवलपिंग अ हार्ट इलनेस। तो ये तो हुआ प्रिवेंटिव टेस्ट। ठीक है, बाकी फिर जब आपको दिक्कत हो रही है तो फिर होता है कि आपकी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए टेस्ट, जिसमें प्रमुखता ईसीजी सबसे ऊपर आता है। ईसीजी एक इतना अच्छा टेस्ट बनाया गया है जो दिल की सब दिक्कतों को ऊपर से लीड लगाने से दर्शा देता है। कार्डियोलॉजी आजकल के लिए हमको लगता है जितनी मेडिकल साइंस है सबसे ज्यादा एडवांस है, इतना एडवांस कुछ नहीं है, और उसका मेन रीजन है कि जो हार्ट के टेस्ट हैं वो इतने सटीक हैं कि वो एकदम पल पल भर की चीजों का एकदम स्पष्ट आपको रीजन देते हैं क्या चल रहा है पेशेंट के अंदर। ठीक है, बस प्रॉपर है कि इंटरप्रेट करने वाले डॉक्टर थोड़ा अच्छे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अब एक ईसीजी को वही सेम नॉन कार्डियोलॉजिस्ट देखे और वही ईसीजी को कार्डियोलॉजिस्ट देखे तो चीजों में अंतर आ सकता है। कुछ जो बहुत माइन्यूट चेंजेस हैं वो हो सकता है नॉन कार्डियोलॉजिस्ट मिस कर जाएं और उसी चीज को कार्डियोलॉजिस्ट पिकअप कर ले और पेशेंट की जान पे बचा सके। तो अभी आपने सर जेनेटिक शब्द का इस्तेमाल किया हमारे पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 2 सवाल मुझे बनता दिख रहा है। एक कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और उसके फादर मदर को दिल की बीमारियां रही, तो उसको अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि उसको पता है कि मेरे परिवार की पिछली हिस्ट्री कैसी रही। दूसरा कि कोई नया बंदा है, वही व्यक्ति जो भी है, उसके मम्मी पापा या उसके पीछे खानदान में नहीं दिल की बीमारी नहीं रही है, उसको है,
तो उस इसकी कितनी संभावना है कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को वो बीमारी ट्रांसफर? ये सर जो जेनेटिक्स के होते हैं एक्चुअली बहुत फिक्स नहीं है। जब जेनेटिक्स का जब स्टार्टिंग हुआ था तो सिर्फ 2 ही प्रकार का उन्होंने बताया था कि इनहेरिटेंस होता है। एक बोले थे कि डोमिनेंट होता है, एक बोले थे रिसेसिव होता है। अब जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है तो जेनेटिक्स जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सिर्फ जीन से ही आपका सिर्फ डिसाइड नहीं हो रहा, जीन्स प्लस द एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट में आपका हैबिट्स हो गया, आप कहाँ रह रहे हैं, AQI पॉल्यूशन, ये सब भी है। तो ये सब चीजें आपके जीन्स को मॉड्यूलेट करती हैं। तो एकदम आप सटीकता से कभी नहीं बता सकते कि अगर आपके माता पिता को हार्ट की बीमारी थी तो आपको भी होगी। यू हैव अ इंक्रीज्ड रिस्क, पर 100% कोई नहीं बता सकता कि होगा ही होगा। सिमिलरली कि माता पिता को नहीं थी और आपको नहीं होगी, ये भी कोई गारंटी नहीं। बट देयर इज अ डेफिनेट इंक्रीज टेंडेंसी ऑफ हार्ट इलनेसेस कि अगर आपकी फैमिली में चलती आई है। पर कुछ बीमारी हार्ट की अभी भी ऐसी हैं जिनका एकदम 100% ही आप बता सकते हैं कि अगर है तो आपके बच्चों में बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क है, जिसमें हार्ट की मसल्स को बहुत ज्यादा मोटा हो जाना, कुछ प्रकार की कार्डियक अरेस्ट होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिगड़ती है, वो जेनेटिक होते हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे राणा में ही हम लोगों ने डायग्नोस किया था, एक यूनिक सिंड्रोम होता है ब्रुगाडा सिंड्रोम। ठीक है, उसमें उन पेशेंट को वही होता था, वो बार बार बेहोश हो जाते थे और उठ जाते थे। ठीक है, वो अभी न्यूरोलॉजी के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनको सबको लगता था कि शायद फिट्स आते थे। किसी ने बोला कि एक बार जाके कार्डियोलॉजिस्ट में भी दिखा लीजिए, आए तो उनकी ECG में कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस थे। वो चेंजेस थे, कुछ ड्रग से वो चेंजेस और प्रेसिपिटेट होते हैं, तो हमने वो ड्रग्स देके वो प्रेसिपिटेट कराए, तो वो चीज़ कंफर्म हो गई कि ही इज डेवलपिंग ब्रुगाडा सिंड्रोम। फिर पता करा तो उनका पता लगा उनके छोटे भाई की भी इसी प्रकार से मृत्यु हो चुकी थी। उन लोगों को लगा कि बैठे बैठे अचानक से कुछ हो गया है। अब उनको हमने बताया है कि उनको एक AICD नामक मशीन लगने की जरूरत है, तो वो उसके लिए लगवाने के लिए तैयार है। तो मतलब ये कुछ टेस्ट हैं, ये कुछ बीमारियां हैं जो बहुत सटीकता से आप बता सकते हैं। अब ये इसी चीज से हमने उनके जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके बेटे हैं, उन सबको भी आगाह कर दिया है कि आपको भी ध्यान रखना है कि अगर आपको भी कभी चक्कर आए तो तुरंत आके कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलना है। तो एक छोटा सा टर्म हमेशा सुनने को मिलता है सर कि किसी बच्चे ने जन्म लिया और उसके दिल में छेद, दिल की किसी चारों वॉल्व में से किसी में तो छेद, तो ये क्या ये भी जेनेटिक है या ये ऐसे भी होता है? इनमें सर कुछ जेनेटिक्स भी हैं और कुछ दूसरा एक टर्म होता है स्पोराडिक। एक तो हुआ कि स्पोराडिक मतलब इसका जीन से कुछ लेना देना नहीं था, जस्ट बाई चांस है कि आपके अंदर भी ये चीज आई है। मोटा मोटा हम ये भी बोल सकते हैं कि मे बी हमारी मेडिकल साइंस अभी इतनी इवॉल्व नहीं हुई कि हम उनके वाले जीन्स को अभी तक डायग्नोस कर पाए, तो उसको हम स्पोराडिक बोल देते हैं ना। तो मतलब जेनेटिक भी है एंड मैक्सिमम ये स्पोराडिक है। दिल के छेद जो होते हैं ना, ये उतना जेनेटिक लिंक्ड अप नहीं। ऐसा नहीं कि माँ बाप को दिल में छेद था तो बच्चे को दिल में छेद होगा, नहीं, बहुत बहुत अनलाइकली है। हम तो सर आमजन है, हम उतना ख्याल शरीर का नहीं रख पाते। कुछ ऐसे नाम है जो अपने शरीर पे बाकायदा काम करते हैं, उनके वेल क्वालिफाइड ट्रेनर हैं, उनके साथ अच्छे खासे डाइटिशियन साथ में चलते हैं, जैसे कि सिद्धार्थ बिग बॉस विनर जो सिद्धार्थ शुक्ला थे, आपके के एक सिंगर थे, और इस तरह से बहुत से नाम हैं जो 35-40 में जाते जाते कभी हार्ट अटैक की वजह से, कभी कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आम जन में भी स्कूल के बच्चे हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वो ऐसी न्यूज आ रही है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या है सर और ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे वही है सर, देखिए 2 कारण हो सकते हैं। एकदम जो यंग एज के बच्चे होते हैं जो आप बात कर रहे हैं, उसमें तो हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है, उनको कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट होने के कई जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं जो अभी तक हम लोग के यहाँ पे डिस्कवर उतना हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि रूटीनली सब लोगों का ECG और ये सब टेस्टिंग नहीं होता है। मतलब देयर आर मल्टीपल ऑफ दिस कंजेनाइटल चैनलोपैथीज होती हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट के लिए प्रोन होते हैं। दूसरा क्या होता है कि आजकल जिम में कुछ ज्यादा ही एक्सर्ट करने का भी ट्रेंड शुरू हो गया कि गोइंग टिल द एक्सट्रीम, कि आपका मैक्सिमम हार्ट रेट हम 200 तक लेके जाएंगे, यहाँ तक ट्रेन कराएंगे। अब इतने 200 तक हार्ट रेट जाने पे कभी कभी हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है वो दिक्कत कर जाता है, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होगा दिक्कत, वो कार्डियक अरेस्ट प्रेसिपिटेट करा सकते हैं। 30 के बाद में हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। अब रिसेंट ट्रेंड्स में जब हम पढ़ते थे तब इतना हार्ट अटैक इन यंग कॉमन नहीं होता, बट जब से मैं प्रैक्टिस में आया हूँ फॉर लास्ट 6-7 ईयर्स, तब से वी हैव विटनेस हार्ट अटैक इन लाइक 18 years, 19 years of age। तो प्रमुखतः जो यंग एज में सडन डेथ हो रही है उसका मेन रीजन इज कार्डियक अरेस्ट, बट 30 एज के ऊपर हार्ट अटैक भी एक रीजन हो सकता है। कुछ सर जांच है, उनमें क्या डिफरेंस, मतलब आपकी भाषा हम नहीं समझ सकते, फिर भी अगर आप आसान भाषा बताएं, जैसे कि एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी है,
और अगर मैं देख पा रहा हूँ सर तो पेसमेकर लगाना हो गया। तो अगर इन तीनों को अलग अलग समझना हो तो कैसे समझा जाए? एंजियोग्राफी जो है वो एक तरह की जांच है जिसमें हार्ट को आखिरी 3 ब्लड वेसल्स ब्लड देते हैं। इन तीनों ब्लड वेसल्स को उस जांच में देखा जाता है कि इनमें कहीं पे ब्लॉकेज तो नहीं है या ये इनमें कोई कंजेनाइटल अनोमली तो नहीं, मतलब कंजेनाइटल अनोमली कहीं और से इनका ओरिजिन तो नहीं हो रहा, इनका जो नेचुरल ट्रैक होता है उससे भटक के कोई और तरीके से ब्लड तो नहीं जा रहा। कभी कभी हार्ट की नसों में ब्रिज होते हैं, वैसे तो डेवलप नहीं हो गया है। तो अब एंजियोग्राफी 2 प्रकार से हो सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि जो मेन एंजियोग्राफी होती है उसे हम बोलते हैं कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, जिसको एक कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं। दूसरा होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, जो एक सीटी स्कैन मशीन के द्वारा की जाती है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। इसमें कोई सुई नहीं लगानी होती, बट इसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स, ये बहुत सटीक नहीं बताता। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी का नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू बहुत अच्छा है। अब नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर सीटी आपने कराया एंजियोग्राफी और वो आपका क्लीन आता है, उसमें कोई बीमारी नहीं आती, तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो नेगेटिव बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करता है। बट अगर किसी को बीमारी है तो कितना % ब्लॉक है ये बहुत अच्छा वो प्रेडिक्ट नहीं करता। ठीक है, तो एक यंग आदमी जिसको पेन होता है, जिसको हार्ट की इलनेस होने की संभावना कम है, उसके लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट है। बट एक सेकंड पेशेंट जो डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, 70 इयर्स की एज के हैं, टिपिकल हार्ट का पेन बताते हैं, उनके लिए सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। उनको मेन कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही करानी चाहिए। ऐसे ही किसी को हार्ट अटैक पड़ गया है तो हमने बहुत बार देखा है यहाँ पे डॉक्टर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एडवाइस कर देते हैं, उसका कोई रोल नहीं है। अगर हार्ट अटैक बढ़ गया है तो ऑब्वियसली आपकी हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, तो आपको सीधे कन्वेंशनल एंजियोग्राफी ही करानी चाहिए। बहुत बार पेशेंट क्या होता है, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पैसा खर्च करके आता है। सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी में भी डाई दी जाती है जो गुर्दे पे हानि करती है, फिर वही सेम डाई हमको कन्वेंशनल एंजियो में देनी होती है। तो वही सेम चेकअप के लिए उसका एक तो फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसकी किडनीज के ऊपर भी इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया। तो ये तो रहा एंजियोग्राफी। एंजियोप्लास्टी होता है वो एक ट्रीटमेंट है। एंजियोग्राफी करने के बाद में आप मान लीजिए आपकी हार्ट की नसों में ब्लॉकेज आता है, तो उन ब्लॉकेजेस को ट्रीट करने के विभिन्न प्रकार के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बलूनिंग करी जाती है, स्टेंटिंग करी जाती है, ठीक है। तो इस प्रोसीजर करने को एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। पेसमेकर एक अलग प्रकार की मशीन है, कई मशीन आती है। पेसमेकर इज बेसिकली यूज्ड फॉर अगर आपकी दिल की धड़कन बहुत धीमी होने लगी तो उसको करेक्ट करने के लिए पेसमेकर लगते हैं। ऐसे ही अगर दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है तो उसको ब्रेक करने के लिए AICD, ऑटोमेटेड इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जो आपने पिक्चरों में देखा होगा कि शॉक मारता है, वैसे एक सेम मशीन लगा दी जाती है जो अपने आप हार्ट की रिदम को डिटेक्ट करती है कि रिदम में कुछ गड़बड़ी आ रही है और वो अपने आप शॉक देके पेशेंट की जान को बचा सकते हैं। हमारे यहाँ पे अभी हम उतना डेवलप नहीं हुए हैं, बट बाहर की कंट्रीज में क्या होता है, एवरीवन इज ट्रेन्ड टू यूज अ डिफिब्रिलेटर। पुलिस पर्सनल आर ट्रेन्ड, आप किसी उसमें बस में जा रहे हैं तो कंडक्टर्स आर ट्रेन्ड, आप किसी ट्रेन में जा रहे हैं तो ट्रेन का स्टाफ इज ट्रेन्ड टू यूज अ डिफिब्रिलेटर। वी आर लैकिंग, अभी हम उतना डेवलप नहीं कर पाए हैं। हम तो फिल्म देख रहे हैं जी तो एक AICD इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन, जो अभी हमने आपको बताया ब्रोकाडा सिंड्रोम का पेशेंट, उसके लिए नेक्स्ट प्लान हमारा वही है कि वील बी इम्प्लांटिंग अ AICD मशीन इनटू हिम सो दैट नेक्स्ट टाइम वो बेहोश हो तो अब मशीन ऐसा होने ही ना दे, धड़कन इरेगुलर हो, मशीन अपने आप डिटेक्ट करे और उसको ब्रेक करे। तो इसकी जरूरत कब पड़ती है? एक पेसमेकर अगर एक आम व्यक्ति समझना चाहे तो उसे कब जरूरत पड़ेगी? पेसमेकर का अगर एकदम क्रूड, एकदम सरल भाषा में बोलें तो अगर आपकी धड़कन कम हो रही है तो पेसमेकर की जरूरत है, और अगर आपकी धड़कन बहुत तेज भाग जाती है रेगुलर एकदम से अचानक, तो उसके लिए AICD नामक मशीन की जरूरत है। अभी आपने एंजियोप्लास्टी का भी नाम जी सर, तो जो एंजियोप्लास्टी है वो जो अगर किसी मरीज को हो जाए तो उसके बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशन या अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या बदलाव करने पड़ते हैं जिससे वो आसानी से जीवन। और एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा सर कि अगर एक बार किसी को पेसमेकर लग गया तो क्या वो लाइफ लॉन्ग है, पूरा जब तक उसका जीवन है वो चलेगा, या बीच में उसको चेंज करना है या बदलना? तो पहले एंजियोप्लास्टी पे आते हैं। एंजियोप्लास्टी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि हार्ट अटैक के बाद करा जाता है। ठीक है, बेसिकली आपकी एक नस ब्लॉक हो गई थी या उसमें बहुत ज्यादा रुकावट हो गई थी, जिसको आप एंजियोप्लास्टी के माध्यम से ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी आगे की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि आप फिर से अच्छे से काम कर सकते हैं, बशर्ते आपको दवाइयाँ अच्छे से खाना है, आपको कुछ परहेज करना है, जिसमें आपको टोबैको यूज नहीं करना किसी भी प्रकार का।
स्मोकिंग फॉर्म में हो, च्यूइंग फॉर्म में हो, चैनी खैनी हो, टोबैको एकदम हानिकारक है, उसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। अल्कोहल को आपको रिस्ट्रिक्ट करना है। फॉरेन का जो लिटरेचर है वो बोलता है कि 2 पैक्स फॉर अ मेल एंड 1 पैक फॉर अ फीमेल इज सफिशिएंट, बट हमारा थोड़ा BMI इज डिफरेंट है ना, तो मतलब रिस्ट्रिक्ट करना है। और टोबैको तो बिल्कुल ही कम करना है। इसके अलावा बहुत ज्यादा एक्सेसिव ऑयल में बनी हुई चीजें अवॉइड करनी है। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो दवा आपको प्रिस्क्राइब करी जा रही है उसको आपको लेना है, उसको आपको बीच में सडनली किसी और के कहने पे बंद नहीं करना। कुछ मिथ और फैक्ट हैं सर, ये हमारा एक सेगमेंट है। जैसे कि एक मिथ है कि जो हार्ट अटैक है या हार्ट से जो ज़्यादातर समस्या है वो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा उम्र वाले व्यक्तियों में होती है। जी, ये इसमें सही बात है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है हार्ट की इलनेसेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। बट ये ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है अब रिसेंट ईयर्स। हार्ट की इलनेसेस आर फ्रीक्वेंटली बीइंग मोर डायग्नोज्ड एज कम्पेयर टू पहले के मुकाबले यंग्स में भी हो रही है। बट फिर भी अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो ऑब्वियसली ओल्ड एज में हार्ट बीमारी की संख्या बहुत ज़्यादा है। दूसरा मिथ है सर कि लोग कहते हैं कि अगर एक बार एंजियोप्लास्टी आपने करा ली तो आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका जो ब्लॉकेज था वो ठीक हो जाता है, आपको पर आगे भी परहेज से रहना है एंड आपको मेडिसिन यूज करनी है। अगर आप परहेज से नहीं रहेंगे, मेडिसिन यूज नहीं करेंगे तो नई ब्लॉकेज स्टैब्लिश हो सकती है, वो परेशान करेगी। जी है ना। पेसमेकर लगने के बाद भी पेशेंट, पेसमेकर अगर लग गया किसी पेशेंट को तो उसके बाद वो नॉर्मल जिंदगी कभी उसके बाद भी नहीं जी सकता। नहीं, एकदम नॉर्मल जिंदगी जीता है। अगली बार हम होगा तो हम अपने पेशेंट्स का कुछ टेस्टिमनी आपको दिलवा देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बोलते हैं कि सर जैसे मैं पहले था एकदम बीमारी से पहले, मैं अब बिल्कुल वैसा हो चुका हूँ ना। तो मतलब पेसमेकर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, दे आर सो एडवांस, इतना एडवांस है कि मतलब दे ब्रिंग बैक पेशेंट को एकदम अपना रूटीन लाइफ पे लेके आ जाता है। पेशेंट कैन अपना पूरा एक्सर्ट कर सकता है, अपनी एकदम नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो पुराने जैसा कुछ नहीं कर पाएगा। अपना फुल पोटेंशियल जो उनका पहले था, उसी फुल पोटेंशियल पे आफ्टर पेसमेकर पेशेंट काम करता है। पर सर है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जी। इट हैज टू बी टाइमली चेक। 6 मंथ पे इसका चेकअप होना चाहिए। बट जनरली इट लास्ट फॉर 13 to 14 years। एंड उसके बाद में भी जस्ट हैव टू चेंज द बैटरी। एक छोटा सा क्वेश्चन, तो जब MRI के लिए पेशेंट जा रहा है, उसके छाती में अगर पेसमेकर लगा हुआ है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी हुई है तो वहाँ तो सर स्टील मना है, लोहा मना। अब जो जिस अलॉय का बनता है दैट इज MRI कंपैटिबल। अभी भी पेसमेकर्स 2 प्रकार के हैं। पहले तो देवर ऑल नॉन MRI कंपैटिबल। अब जो है मैक्सिमम जो हम लोग लगाते हैं वो लगाते हैं MRI कंपैटिबल। आपको कितने टेस्ला का 1.5, 3 टेस्ला, जितने टेस्ला का MRI कराना है आप करा सकते हैं। उससे पेसमेकर में कोई वो दिक्कत नहीं होगा, पेसमेकर बाहर नहीं आ जाएगा आपके शरीर के। तो मतलब सेफ है। पर अभी भी कुछ पुराने पेसमेकर्स हैं, तो एक बार ये ज़रूर आपको चेक कर लेना है अपनी कंपनी वाले से कि आपका पेसमेकर कौन सा है। MRI सेफ है या नॉन MRI सेफ है। आपने जब भी पेसमेकर या कोई डिवाइस लगती है तो आपको एक कार्ड दिया जाता है। उस कार्ड पे उसका पूरा डिटेल्स रहता है कि आपका कैसा है। और मैक्सिमम पेसमेकर जो अब हम लगाते हैं दे आर MRI सेफ। हमारा आखिरी सेगमेंट है सर, रैपिड फायर। मैं कुछ क्वेश्चन जल्दी जल्दी पूछूंगा, उसका जवाब आपको 1 या 2 शब्द में देना है। सुबह की सबसे अच्छी आदत दिल के लिए? मॉर्निंग वॉक। जंक फूड पूरी तरह बंद या कभी कभी? पूरी तरह बंद। दिल के मरीजों के लिए वॉक या योग? योग। हार्ट अटैक से पहले मिलने वाला सबसे बड़ा संकेत? चेस्ट पेन। दिल की सेहत के लिए एक सबसे ज़रूरी लाइफस्टाइल बदलाव? रेगुलर 30 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दिल के लिए सबसे खराब आदत? स्मोकिंग। दिल को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका? फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी सर, मतलब अब एक महिला से आप कहेंगे तो कहेगी मैं बर्तन धुल रही हूँ, कपड़े धुल रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। वो भी फिजिकल एक्टिविटी है, खराब नहीं है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी है। एकदम खाली बैठे रहना वो सबसे हानिकारक है। आप किसी भी तरह से अपने बॉडी को एंगेज रखिए, मसल्स को काम कराते रहिए कि दिल पे थोड़ा थोड़ा जोर पड़ता रहे, वो अपना एक्टिव रहे। हार्ट अटैक का सबसे आम कारण? हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना, आपका टोबैको का यूज होना। बीपी या कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है? बीपी। थैंक यू सर, ये कुछ क्वेश्चंस थे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिली। फिर मिलेंगे सर आपके साथ किसी नए मुद्दे पे, कुछ इसके अंदर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सर।